अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अवाम बिजली के महंगे बिलों से परेशान हैं और मुल्क भर में सरापा एहतजाज है। और इस सिलसिले में आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में दूसरा इजलास हुआ, मगर कोई फैसला सामने नहीं आया है और अब तीसरा और हतमी इजलास कल होगा। वज़ारत तवानाई के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। तजावीज़ कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी और हतमी फैसला काबीना के इजलास में किया जाएगा। वज़ारत तवानाई की बिजली बिलों से मुतालिक तजावीज़ जियो न्यूज़ पर सामने आ गई। इतराई के मुताबिक घरेलू सार्फिन को बिजली बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट देने, सार्फिन को बिजली बिलों की अदायगी में ज़्यादा किस्तों का रिलीफ देने और भारी बिजली बिलों का कुछ हिस्सा सर्दियों के महीनों में अदा करने का रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा वज़ारत तवानाई ने बिजली बिलों पर आई टैक्सों में कमी पर वज़ारत ख़जाना की राय लेने की तजवीज़ भी दी है, जबकि बिजली के बिलों में कमी के हवाले से फ़िलहाल कोई तजावीज़ नहीं शामिल की गई हैं। वज़ारत तवानाई की ये तमाम तजावीज़ कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी, मगर सवाल उठ रहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर गई थी, गर्दिशी कर्जों के प्लान पर IMF के साथ वादे कर गई थी और कीमतें बढ़ा गई थी। तो क्या मौजूदा निगरान हुकूमत उस IMF प्लान से हटकर कोई रिलीफ दे सकती है, या फिर रिलीफ देने के लिए IMF को मना पाएगी, या फिर सिर्फ कॉस्मेटिक रिलीफ होगा? आवाम को बिलों में कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमतें IMF से गर्दिशी कर्जा कम करने के वादे करती हैं, फिर पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के दावे करती हैं, बिजली के बिल्स की रिकवरी बढ़ाने और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करने का अज़म दोहराती हैं और फिर कोई रिफॉर्म्स नहीं करती हैं और फिर बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे का बोझ जवाब पर बिजली महंगी करके डाल देती हैं और वक्ती तौर पर IMF को मुतमईन कर देती हैं। मगर फिर ना गर्दिशी कर्जा काबू में आता है और ना ही कोई रिफॉर्म्स होते हैं और फिर IMF बिजली कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा करता है और इस तरह आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया जाता है। और इसी तरह आवाम के लिए बिजली का एक यूनिट बढ़ते बढ़ते 51 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच गया है, मगर गर्दिशी कर्जा फिर भी बढ़ बढ़कर 2300 अरब रुपये को तजावुज़ कर गया है और अब अवाम उस कर्जे पर सूद की मद में तकरीबन 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट के इजाफी सरचार्ज के तौर पर और अदा कर रहे हैं। और फिर सोने पर सुहागा ये कि बिजली के बिलों में 9 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस और सरचार्ज लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ फ़ी यूनिट कीमत बढ़ने की वजह से आवाम पर बोझ पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उस कीमत पर 9 किस्म के टैक्सेस लगने से इजाफी बोझ पड़ रहा है। महंगी बिजली पर 18% का सेल्स टैक्स बिल को मजीद महंगा कर रहा है, क्योंकि टैक्स एक फ्लैट रेट पर नहीं बल्कि फाइनल कीमत की परसेंटेज पर लिया जा रहा है। इसलिए जितनी बिजली महंगी हुई है उतना ही टैक्स बढ़ गया है और इस वक्त अवाम FBR हुकाम और माजी की हुकूमतों की तरफ से टैक्स रिफॉर्म्स ना करने और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स को टैक्स नेट में ना लाने की कीमत अलग अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP 10% से भी कम है, जो बांग्लादेश, भारत और नेपाल से भी कम है, क्योंकि रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर में बड़े जमींदारों, ट्रेडर्स और दीगर टैक्स ना देने वाले सेक्टर से हुकूमत टैक्स लेने को तैयार नहीं है और इसका सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। इसी तरह बिजली के सेक्टर में रिफॉर्म्स ना होने की वजह से 520 अरब रुपए के सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, जिसमें 153 अरब रुपए का ये लॉसेस सिर्फ पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हैं, क्योंकि लॉसेस 37% से ज़्यादा हैं। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लॉसेस 35% से ज़्यादा हैं, यानी 44 अरब रुपए हैं। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लॉसेस 33%, यानी 45 अरब रुपए। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लॉसेस 28%, यानी 46 अरब रुपए। और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस मिलाकर 520 अरब रुपए के हैं। बिल्स की रिकवरीज बहुत कम है और बिजली की कीमतों में हालिया इजाफों के बाद बिजली की चोरी और बिल्स की रिकवरीज मजीद कम होने की इतलात हैं। हुक्काम की इस बुरी कारकर्दगी का बोझ भी पहले से बिल अदा करने वाले अवाम अपने इजाफी बिलों की सूरत में अदा करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत में होते हुए बिजली की कीमत बढ़ाने के फैसले की तौसीक करने वाली PDM, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त निगरान हुकूमत को तजावीज़ दे रही हैं, बिजली के बिल कम करने के मुतालबात कर रही हैं, जो रिलीफ है उसके लिए 300 यूनिट तक करने के मुतालबात कर रही हैं। हालांकि अब से 15-16 दिन पहले तक उनकी हुकूमत थी, IMF से मुआहिदा किया था, खुद ही कीमत बढ़ा के गए हैं, खुद ही मुतालबात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब मौजूद। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब, कोई बड़ा रिलीफ आवाम को मिल सकता है? बहुत ज़्यादा बिल्स आए हैं, सरापा एहतजाज हैं, अदा नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी घर की आमदनी 30-35 हज़ार है तो उसका 20-22 हज़ार रुपये का बिल आ गया, 25 हज़ार रुपये का बिल आ गया है। खाने पीने, बच्चों को स्कूल भेजने, दीगर अखराजात के लिए पैसे नहीं बचे हैं, किराए के लिए पैसे नहीं बचे हैं अगर घर किराए पर है। कोई बड़ा रिलीफ हो सकता है या नहीं हो पाएगा IMF प्रोग्राम के तहत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो अभी तक शाहजेब खानज़ादा साहब इन्फॉर्मेशन है कि जो कुछ सब्सटेंशियल रिलीफ जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बॉटम लाइन यही है कि अभी तक हमने IMF के प्रोग्राम में रहना है। तो अगर IMF के प्रोग्राम में रहना है तो जो प्राइमरी बजट डेफिसिट का खसारा है उसका उसको हमने सरप्लस इस दफ़ा दिखाना है बजाय के खसारे के। उस हदफ को जो है हमने वो अभी तक इनका यही ख्याल है कि उसको हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और फिर जो सर्कुलर डेट का जो एक नंबर लॉक हुआ है 2310 अरब रुपये से ज़्यादा नहीं जाने देना,
उसको भी ये अभी तक मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर ये दोनों बातें जो हैं इसको आप सामने रखें तो उसके बाद तो फिर आपके पास कॉस्मेटिक जो चेंजेस हैं उसी की सूरत हाल बनती है। सब्सिडी ये दे नहीं सकते। अगर कोई एक स्लैब का जो बेनिफिट है उसको ये ख़त्म कर देते हैं, विच विल प्रोवाइड सम रिलीफ टू द कंज्यूमर, उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ जो चीज़ ट्रिगर होगी, अगर ये पिछली स्लैब का बेनिफिट ख़त्म जो है उसको रिवाइव कर देते हैं, ये अभी उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही उसको ख़त्म किया था, वो फिर वर्ल्ड बैंक का भी एक प्रोग्राम लोन है, उसकी कंडीशन की वायलेशन हो जाएगी, उसका अगला प्रोग्राम जो लोन है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और IMF भी इसको समझेगा एज अ रिवर्सल ऑफ एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म। हालांकि ये रिफॉर्म नहीं होती, ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं, बट इसको वो रिफॉर्म देखते हैं। तो वहाँ पे इनके जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं, जो ये काम कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली भी बात आप ले लूँ कि इनका एक स्लैब का बेनिफिट उसको रिस्टोर करने जा रहे हैं, आगे क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आपकी आ रही है, विच इज़ अबाउट इनका जो प्रपोजल था इनिशियली को 4 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट था, फिर को 5 रुपये फ़ी यूनिट प्लस की खबर छपी। जो परसों ब्रीफिंग हमें बैकग्राउंड की सेक्रेटरी पावर ने उसमें वो कुछ 6 रुपये 67 पैसे फ़ी यूनिट बता रहे थे कुछ इस किस्म का, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर यहाँ से कुछ ये देते भी हैं, आगे जाके क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो सितंबर से इफेक्टिव होनी है एज पर द IMF एग्रीमेंट, उससे वो नलीफाई हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, इसका जो फिर अगला जो इसकी जो इम्पैक्ट आएगा वो अपनी जगह पे ये एक जगह जहाँ पे इनके पास स्पेस बचती है, ये नहीं करने को तैयार। ये जो यकसा टैरिफ का निज़ाम है पूरे मुल्क में, इसको ख़त्म करें। इससे मेजर रिलीफ आएगा जो पंजाब के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, और जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हैं। क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है वो कोयटा से आ रहा है। पेशावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो पूरे KP को कर रही है, हज़ारा ये बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं ऑपरेशनल नहीं हुई। हैदराबाद के जो कंज्यूमर्स हैं और सखर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कंज्यूमर्स हैं, वो चोरी वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, उसका जो बिल है वो पंजाब के लोग पे कर रहे हैं। ये अगर ये ख़त्म कर दें तो वहाँ पे तो रेट ज़्यादा होंगे, लेकिन वहाँ पे फिर लोगों को बिजली की इनको बिल देना पड़ेगा अगर ये अपने वो लॉसेस को उसको कम करवाना चाह रहे हैं। अगर ये नहीं होता फिर नहीं होगा। दूसरी जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रही है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी अगर ख़त्म कर दें, उसका जो इम्पैक्ट है अपने बिलों की जो रिकवरी है, जो इनके माजी के एरियाज़ गालबन 2200 अरब रुपए से ज़्यादा हैं जो इन्होंने रिकवर करने हैं पब्लिक सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से, वहाँ से रिकवरी करें और रिकवरी करके क्रॉस सब्सिडाइज करें, मेरे से या आपसे ना करवाएं। और तीसरी चीज़ जो ये कर सकते हैं, ये जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज की आपने बात की है, ये क्यों हमसे पैसे ले रहे हैं? मैंने आपने ऑनेस्ट कंज्यूमर्स जो हैं जो अपना बिल दे रहे हैं, हम तो पहले ही बिल दे चुके हैं। ये जो कर्जा है वो इसलिए चढ़ा है इनके सर के ऊपर पावर सेक्टर का कि कोई बिल नहीं दे रहा। जो बिल नहीं दे रहा उसको जो इन्होंने बैंक से कर्जा लेके उसका बिल दिया है, उसकी जगह पे पावर प्लांट को पेमेंट की है, उसका सूद भी मेरे से ले रहे हैं। ये ख़त्म करें। उसकी जो कॉस्ट है कोई 100 बिलियन प्लस है, मैंने कल नंबर देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, वो फिर अपनी रिकवरी से अपनी एफिशिएंसी से रिकवर करके कर सकते हैं। ये है रिलीफ। कल अगर कोई अनाउंसमेंट करते हैं जिस तरह कि आपने बताया 1 लाख के बेनिफिट की, विच कैन भी सबसे मटीरियल थिंग, अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर आपको ये कहें कि आपके बिलों की एक साथ कर देंगे, या ये कहें कि आपकी जो ड्यू डेट है हर कंज्यूमर की वो बढ़ा देंगे, दीज आर नॉट दी सब्सटेंशियल मेजर्स। वैसे अगर ये अगर हो भी जाए तो एक तो सब्सटेंशियल नहीं होंगे, फिर टेम्पररी होंगे, दूसरा ज़ाहिर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। आपकी ही रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इन बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद भी, अगस्त 20 की आपकी रिपोर्ट है, जो IMF के साथ सर्कुलर डेट का गर्दिशी कर्जों का टारगेट फिक्स किया है वो 386 अरब रुपए पर थर्ड क्वार्टर तक पहुंचना था, मगर वो 545 होगा, यानी टारगेट फिर भी नहीं मीट होगा। एक तो वैसे ही 286 रुपए डॉलर की वैल्यू पर हमने ये सारा का सारा मामला तय किया है। अब डॉलर कोई 301 रुपए का हो गया, कैपेसिटी पेमेंट 60% से ऊपर चली गई हैं। डॉलर गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा तो उल्टा और ज़्यादा बिजली महंगे होने के प्रेशर ही पड़ेंगे, क्योंकि टारगेट तो फिर नहीं मीट कर पा रहे हैं, फिर IMF और प्रेशर डाल रहा होगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। अभी जून में इन्होंने कहा था कि जो ओवरऑल जो सर्कुलर डेट का लेवल होगा, हम उसको अगले माली साल का जब इख्तिताम होगा 30 जून 2024 का, तो उसको कम करके 2128 अरब रुपए पे ले आएंगे, जिसका कोई 350 अरब का बनता है एनुअल इम्पैक्ट। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, 2128 अरब रुपए पे हम नहीं ला सकते। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये 2310 अरब पे हम इसको फ्रीज रखने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से मार्च तक का जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है 545 अरब, और सॉरी प्लस आ रहा है 545 अरब, उसमें ऐड होगा, फिर 382 अरब जून तक होगा, कुछ ये कमी करेंगे। और ये जो 382 अरब रुपया है, ये फिर बजट से सब्सिडी जाएगी।
ठीक है। तो बावजूद इसके इसमें जो देखे ना, जो खतरनाक तरीन बात है, बावजूद इसके कि 8 रुपये फी यूनिट आपने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, कोई 6.25 रुपये आपका क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आ रहा है, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट इसके अलावा आ रही है, फिर भी आप वहाँ से 382 अरब रुपया बजट से ले रहे हैं। मैं इसलिए काफ़ी अरसे से ये लिख रहा हूँ और ये मैंने एजिटेट भी किया था IMF के साथ, इनके साथ जो मेरी ऑफ द रेकर्ड मीटिंग्स हुई थी, कि खुदारा ये जो आपका निज़ाम है कि आप जो नुकसानात हैं पावर सेक्टर के, उसको फिस्कलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी आप कंज्यूमर से रिकवर कर रहे हैं, ये आप एक दिन ये सारी चीज़ें आपकी बाउंस बैक करेंगी। और एग्जैक्टली इस वक्त वही हो रहा है। ये हम इनको 2 साल से वार्न कर रहे थे। PTI ने भी यही किया, उनका जो IMF के साथ एग्रीमेंट था, PDM ने उसको कंटिन्यू करवाया, अगले प्रोग्राम में फिर डाल दिया इन्होंने, ये जो हमने नया साइन किया है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। Although at this point in time we may not be in a position कि हम IMF से कोई रिलीफ ले सके, लेकिन जो इनके पास कोई गुंजाइश बचती है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे बचती है। अपनी चोरी को रोके, इनके अपने लोग इन्वॉल्व हैं, सुबह 50 बंदे को सैक करें, सस्पेंड ना करें, कैसे इनके जो लोग चोरी में मुलव्वस है वो ख़त्म नहीं होंगे। जो सिंबॉलिक चीज़ कल आपको नजर आएगी जी कि 17 से 22 ग्रेड वालों की या बाकियों की भी हमने फ्री बिजली वापस ले ली, बिल्कुल ले, हम इसके हक में, ये वापस होनी चाहिए। ना आर्मी चीफ को, ना चीफ जस्टिस को, ना किसी मिनिस्टर को, ना किसी ऑफिशियल को, सरकारी को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। अगर मैं पे कर रहा हूँ, एक रेडी वाला पे कर रहा है, तो ये तमाम लोग पे करें। तो दिस इज़ दी सोल्यूशन। कुछ लोगों की तकलीफ इससे कम हो जाएगी कि चले एटलीस्ट अमीर तरीन तबका जो एलीट कैप्चर है उसने भी अपनी कीमतें देना शुरू कर दी हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाएगी, बोझ कम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए कल बहुत अहम दिन है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाना है कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को रिहा करना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और अपनी समाअत रोकी हुई है। लेकिन सवाल यह भी है कि कल अगर चेयरमैन PTI इमरान खान को तोशाखाना केस में रिलीफ मिल गया, सज़ा मुअत्तल हो गई, तो क्या वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे या फिर किसी और मुकदमे में उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। तहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने पिछले हफ्ते ही अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। और आज सुबह जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इशारा दे दिया था कि उम्मीद है कि आज तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला हो जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी पहले नोटिस किया जाना ज़रूरी है। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं। ट्रायल कोर्ट में तो आपने ये बात नहीं की, आप पहली बार ये बात कर रहे हैं। तो इस पर अमजद परवेज ने दलील दी कि राहुल गांधी को प्राइवेट शिकायत में 2 साल की सज़ा हुई थी। राहुल गांधी ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की, जो खारिज कर दी गई। वहां अदालत ने फैसला दिया कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 साल से कम सज़ा हो तो उसको मुअत्तल कर दिया जाए। इस्तदा है कि स्टेट को नोटिस जारी किया जाए, स्टेट को सुने बगैर कोई फैसला ना किया जाए। राहुल गांधी केस में फैसला हुआ था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना है या नहीं सुनना। भारतीय कानून में दफात हमसे ज्यादा लचकदार हैं। इस दौरान अमजद परवेज ने ज़हूर इलाही केस का भी हवाला पेश किया और फिर कहा कि मैं अभी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की मुखालफत कर ही नहीं रहा हूँ। पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस किया जाना लाजिम है। प्राइवेट शिकायत से मुतालिक आला अदालतों के 5 फैसले जमा करा रहा हूं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब केसेस में कभी कंप्लेनेंट को पार्टी नहीं बनाया जाता। नैब के मुकदमात में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद ही नहीं होता। इस पर अमजद परवेज ने कहा कि नैब केस में स्टेट आती ही नहीं है, नैब के अपने प्रोसिक्यूटर मौजूद होते हैं जिन्हें सुना जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नैब को सुने बगैर कोई ऑर्डर जारी कर दिया जाए। फौजदारी केस में स्टेट को नोटिस होना जरूरी है। कानून में शिकायत कुरुंदा का लफ्ज ही नहीं है, स्टेट का जिक्र है। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि अपील कुरुंदा ने भी ये एतराज़ नहीं उठाया कि सेशन कोर्ट ट्रायल की मजाज नहीं है। वो कहते हैं कि ट्रायल सेशन कोर्ट ने ही करना है, मगर शिकायत पहले मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए। लेकिन इस कानून के तहत अब तक तमाम शिकायत सेशन कोर्ट में ही दायर हुई हैं। मजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी वाली बात मान भी ली जाए तो भी ट्रायल सेशन अदालत ने ही करना है। अदालती दायरा इख्तियार का इस मामले में इशू ही नहीं है। कानून कहता है कि दायरा इख्तियार रखने वाली मजाज अदालत ही ऑर्डर पास कर सकती है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सेशन कोर्ट ही ट्रायल की मजाज अदालत है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं कि अगर ये गलती भी है तो वो ट्रायल को ख़राब नहीं करेगी। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि हमेशा से मौजूद रहा है। ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है कि करप्ट प्रैक्टिसेस की शिकायत मजिस्ट्रेट के पास दायर हुई हो। यह मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ
करप्ट प्रैक्टिसेस का संगीन केस है। दौरान समाअत अमजद परवेज ने मजीद कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सेशन जज को विलन बनाया हुआ है, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी वहां मत जाएं, सजा मौतली पर ही दलाइल जारी रखें। तो अपने दलाइल में अमजद परवेज ने कहा कि इन्होंने 6 नकात उठाए, मुझे उनका जवाब देना है। इन्होंने बयानिया बना दिया है कि ये कोई पहला केस है जिसमें मुलजिम को हक के दिफा का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन को शिकायत दायर करने के लिए इजाज़त न होने का एतराज़ भी उठाया गया। दर हकीकत सेक्रेटरी कमीशन ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ही शिकायत दायर करने की इजाज़त दी। इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा रिकॉर्ड का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज से पूछा कि अब मजीद किस नुक्ते पर दलाइल बाकी हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हक के दिफा और 4 माह में कंप्लेंट दायर करने के नकात पर दलाइल देने हैं। वावेला किया जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी की है। मैं बताऊंगा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी नहीं की है। हाई कोर्ट ने हिदायत की थी कि मुलजिम के वकील अदालत में पेश होकर दलाइल देंगे। इस दौरान अमजद परवेज ने जब ये कहा कि मेरे दलाइल आज मुकम्मल ना हो पाने की एक वजह है, तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि नहीं, आज ही मुकम्मल करें, आप दलाइल जारी रखें। 2 नकात हैं, जो सजा मौतली की दरख्वास्त होती है उसमें इतनी तफसील में नहीं जाते। अगर दलाइल को इतना तवील रखेंगे तो फिर अपील का ही फैसला हो जाएगा। तो अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये केस गलत डिक्लेरेशन का है। कुछ केसेस में गवाहों की फहरिस्त पर एतराज़ नहीं उठाया जाता। एतराज़ आए तो फिर अदालत ने एतराज़ पर पहले फैसला करना होता है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये इनकम टैक्स रिटर्न्स का केस नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया कि जो गवाह दिए गए हैं वो टैक्स कंसल्टेंट हैं। गवाह केस में इल्तवा के लिए पेश किए जाएं तो अदालत के पास मुस्तरद करने का इख्तियार होता है। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि टैक्स कंसल्टेंट इस केस के मुतल्लिका गवाह नहीं हो सकते। तोशाखाना केस की 44 समातों में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सिर्फ 4 दफ़ा पेश हुए। इसके बाद अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और फिर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, जो कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई 5 अगस्त यानी 23 दिन से तोशाखाना केस में जेल में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी सजा मौतली का हुक्म चाहते हैं। और दौरान समाअत उनके वकला का मौक़िफ़ रहा कि सजा कम है, इसलिए फौरी तौर पर मौतल की जानी चाहिए। बहरहाल चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा हुई है। वो पिछले 23 दिन से जेल में है और कल उनकी सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला होना है। कल किस तरह का फैसला आ सकता है, इसके अलावा जो समातुम में मामला हुआ उस पर बात करेंगे। माहिर कानून इमरान शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस केस को करीब से देखते रहे, इस पर तबसरा करते रहे। आप ही ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जो जज साहब हैं उन्हें ट्रायल कोर्ट में बाकायदा तौर पर गवाहों को सुनना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने गवाह नहीं सुने। और ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि एक्स पार्टी जजमेंट दे दिया गया है, केस के मेरिट्स पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों केस के मेरिट पर सवाल उठाया कि ट्रायल कोर्ट के जज को ये नहीं करना चाहिए था। आपको नहीं लग रहा ना सिर्फ ये मौतिल होने जा रहा है जिससे सज़ा मौतिल हो जाएगी और रिहाई का मौका इमरान खान साहब को मिलेगा, बल्कि ये आगे कलदम भी होने जा रहा है अपील में, जो हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस देखे हैं, जिससे उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी? देखिए खानज़ादा साहब, 3 बातें हैं जो बड़ी मद्देनज़र रखने वाली हैं। 3 दलाइल बड़े बुनियादी अहमियत के हामिल हैं इस मुकदमे में। बाकी जो आज अमजद परवेज साहब के दलाइल थे वो एक तफसीलात हैं जो मेरिट्स पर मबनी हैं, जो कि बहरहाल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जहाँ मौतली की सज़ा होती है वहाँ इतनी तफसील में अदालतें जाया नहीं करती। लेकिन 3 बातें अहमियत के हामिल है। नंबर 1 तो ये सज़ा बड़ी शॉर्ट है। 3 साल की सज़ा कानून में शॉर्ट तस्वर की जाती है और शॉर्ट सेंटेंस का असूल ये है कि उसमें बहरहाल ज़मानत हो जाया करती है और मेरिट पे जाए बगैर सिर्फ ये एक ही दलील काफ़ी है उनकी सज़ा मुअत्तल करने के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने बहरहाल दिफा का चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, खानदादा साहब मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था, लेकिन दिफा का हक मुल्जिम को एक ही मौका होता है वो गवाही पेश करने का, वो 342 के बयान के बाद होता है और उसको वो मौका देना चाहिए। और इमरान खान साहब की एक स्पेसिफिक प्ली थी कि मेरे जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो मेरे टैक्स एक्सपर्ट्स ने जो है वो फिल किए हैं। अब वो एक्सपर्ट्स आएंगे तो बताएंगे कि हमने किए, क्या वजूहात थी, तो उनको दिफा में गवाह पेश करने का मौका मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। और क्रिमिनल ट्रायल में दिफा का मौका कमजोर से कमजोर दिफा क्यों ना हो, ना दिया जाना, ये कानून में बहरहाल इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद एक फैसला दिया था, एक दिन पहले दिया था सजा से, कि वो ये कहा था कि आपने मेंटेनेबिलिटी और बाकी जितने भी इशूज हैं उन सब पर आप फाइनल जजमेंट से पहले ख्वाजा हारिस साहब को सुने और जो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं उसके दौरान ही जब आप फाइनल जजमेंट पास करेंगे तो इसका भी फैसला कर दीजिएगा। लेकिन जज साहब ने जो है वो एक दिन भी इंतजार नहीं किया और दिन 12 बजे जो है वो उसका फैसला सुना दिया। तो फाइनल आर्गूमेंट्स जो है वो भी क्रिमिनल ट्रायल में एक वकील का बुनियादी हक हुआ करता है, क्लाइंट का, उसको सुनने होते हैं मुल्जिम
का आपने फाइनल आर्गूमेंट्स लाजमी सुनने होते हैं, यानी एक सब्सटेंटिव राइट है। ये फाइनल आर्गूमेंट्स का राइट जो है सिविल सीआरपीसी सीपीसी में नहीं है, लेकिन सीआरपीसी में स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर ने दी है। तो ये 3 ग्राउंड्स ऐसी हैं, मेरिट्स पर ना भी जाएं, बाकी चीजें ना भी करें, तो बहरहाल ये सजा मुअत्तल होने के इसके इम्कानात होते हैं और हैं। और यकीनन अच्छा जब इसकी सजा मुअत्तल हो जाए तो अपील का बहरहाल समात का एक अपना मरला हुआ करता है। अपील में ये अमजद परवेज साहब ने जो आज नुकात उठाए ये सारे उठेंगे, इन पर रिकॉर्ड को देखा जाएगा। ये लॉ एंड फैक्ट्स के मिक्स क्वेश्चंस हैं। जब फाइनल जजमेंट पर बहस आएगी तो यकीनन फिर ये जो चीज़ें लकूना छोड़ दी हैं ट्रायल कोर्ट ने, 3 जो मैंने आपके सामने बात की, बहरहाल ये इतने मजबूत हैं कि इसकी बुनियाद पर ये केस रिमांड हो सकता है ट्रायल कोर्ट के पास। लेकिन ये कब होगा, इसकी स्टेज आएगी जब अपील पर मुकम्मल समात हो जाएगी। अभी तो ये मेरिट से हटकर सिर्फ सस्पेंशन की हद तक अदालत ने देखना है। और जो कमजोरियां हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया, उस पर ये मामला कलअदम हो जाता है और केस ही खत्म हो जाएगा, या वापस चला जाएगा और फिर से ये सारा का सारा प्रोसेस दोबारा होगा? देखिए, अगर तो ये जो कमजोरियां हैं ट्रायल की जिसमें हक दिफा नहीं दिया गया, जो उसको मुतासर किया गया है ट्रायल कोर्ट की, तो यकीनन इसकी बुनियाद पर केस तो ख़त्म नहीं हो सकता। रिमांड करके अदालत यही कहेगी कि आप इनका हक दिफा इनको मौका दें और ये अपनी गवाही शहादत पेश कर सकें। इंसाफ तो कोर्ट ने दोनों तरफ का बैलेंस रखना होता है और वो बैलेंस तब भी कायम हो सकता है। यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप ये किसी मुल्ज़िम को बरी कर दें। अगर वो कहता है मुझे दिफा का हक दिया जाए, आप उसे गवाह पेश करने का यकीनन उसे हक दे देंगे और उसकी बुनियाद पर हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर ये वापस आप कह रहे हैं कि रिमांड बैक हो जाएगा ट्रायल कोर्ट को कि जी उन्हें हक दिफा दिया जाए, उनके गवाहों को भी सुना जाए, तो एक तो जज हुमायूं दिलावर पर पहले ही बहुत ज़्यादा सवालात उठ गए थे, फिर वो ओएसडी बन गए हैं, तो अगर नया जज होगा तो मामला शुरू से होगा, कैसे आगे बढ़ेगा ये केस अगर रिमांड बैक होता है? नहीं, ये कानून हमारा मुसलमान असूल उसका ये है कि जब अदालत रिमांड उसको कर देगी तो अगर अदालत ये समझती है कि पिछले जज साहब चूँकि ऑब्जर्वेशन दे चुके हुए हैं तो यकीनन इंसाफ के तकाजे उसी तरह पूरे हो सकते हैं कि ये किसी दूसरे जज साहब को मुंतकिल कर दिया जाए जो उस केस को सुने और उस पर फैसला कर दें, और ये उसी स्टेज से शुरू हो सकता है केस। इसको दोबारा से रीट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में ट्रायल चूँकि सिर्फ केस का एतराज़ ये है कि हमें दिफा का मौका नहीं दिया गया। 342 के बयान तक जो है जो पूरी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी हुई थी, तो 342 के बयान के बाद जो उन्होंने गवाहों की लिस्ट दी थी उसी पर उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी अपनी फाइल की, तो उसकी बुनियाद पर उनको आगे से उनको 342 के बयान के बाद की जो स्टेज है अपने गवाह पेश करने का वो मौका दिया जा सकता है। अपीलेट कोर्ट के पास रिमांड की पूरी पावर्स है, यानी अपीलेट कोर्ट के पास 3 इख्तियारात होते हैं, एक रिमांड करना, एक बरी करना और एक सजा को बरकरार रखना। तो ये केस जो अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में नजर आता है, ये रिमांड का केस नजर आता है, बरियत का केस तो ये कहीं से भी नजर नहीं आता। मगर एक और भी नुक्ता है उनका कि ये मामला डायरेक्ट सेशन अदालत से नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट से जाना चाहिए था, जो कि नहीं गया। अगर अदालत इसको भी, इस एतराज को भी मेरिट पर कबूल करती है तो फिर तो ये शुरू से मामला चला गया ना। हाँ, अगर वो इन एतराज़ात की तरफ अदालत जाती है यकीनन मेंटेनेबिलिटी पर, यानी अदालत ये कहती है कि कंप्लेंट मेंटेनेबल ही नहीं थी, टाइम बार्ड थी, 120 दिन वाला भी मामला जी, अदालत उस पर कहती है, तो फिर उसकी बुनियाद पर तो यकीनन ये जो ऐसे सवालात हैं, अगर मेरिट्स जो कंप्लेंट की इनिशिएट करने के जो सवालात हैं उन पर अगर अदालत ये कह देती है कि ये तो टाइम बार्ड थी, वो कहती है कि जनाब मजिस्ट्रेट से होकर जानी चाहिए थी, या ये जो मजाज अफसर था जिसने साइन करके दिए वो मजाज नहीं था, तो अगर इन तीनों नुकात पर अगर अदालत इन तीनों नुकात को मान लेती है फिर तो इसका मतलब ये अदालत ने केस की बुनियाद को ही कलअदम करार दे दिया। तो वो मेरा ख्याल है कि उस पर बहरहाल प्रोसिक्यूशन के पास बहुत मजबूत दलाइल हैं और ऐसा होता मुझे नज़र नहीं आता कि मेरिट्स पर केस को इन नुकात की बुनियाद पर कलअदम करार दिया जा सके। बहुत शुक्रिया इमरान शफी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मगर अगर कल रिलीफ मिल गया तो क्या इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी या और कुछ भी तैयार है, क्या अंदर की खबर है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कल तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली के हवाले से फैसला आना है, मगर सवाल यह है कि तोशाखाना केस में रिलीफ मिलने के बाद भी चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगे या नहीं, क्योंकि ये खबरें हैं कि एफआईए उन्हें साइफर केस में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जेल में उन्हें तफ्तीश का हिस्सा बना रही है। हफ्ते को एक दफ़ा फिर अटक जेल में एफआईए की टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने 3 रुकनी टीम के सामने एक दफ़ा फिर साइफर की कॉपी गुम करने का एतराफ़ कर लिया। और अहम बात यह भी है कि इसी साइफर केस में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 19 अगस्त से गिरफ्तार हैं। आज भी उन्हें खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने उनका 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत से बाहर निकलते हुए खुद शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैंने
मैंने पूरा ताउन किया है, लेकिन ये सियासी इंतकाम लेना चाह रहे हैं। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की, और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये मेरा हक सलब कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके, और ये ज्यादती कर रही हैं। मैंने पूरा ताउन किया है, हर लिहाज से ताउन किया है, और ये अब सियासी इंतकाम लेना चाह रही हैं। लेकिन अल्लाह का इंसाफ मुझे है और मैं अपनी जगह पर कायम हूं। अब इसी केस में चेयरमैन पीटीआई भी मुलजिम नामजद हैं और हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा तारड़ ये दावा कर चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में 30 अगस्त तक रिमांड पर हैं, जबकि इसके अलावा भी मुतादिद दीगर मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानतें खारिज हो चुकी हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जिन पर एतराज़ात के साथ कल समाअत मुकर्रर है। और ये केसेस भी वही बेंच सुन रहा है जिसने कल तोशाखाना केस में सजा मौतली का फैसला सुनाना है। अहम बात यह है कि इस बेंच के सरबराह यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर तहरीक इंसाफ तासुब का इल्ज़ाम लगाती रही है और उनके खिलाफ एक कैंपेन भी शुरू कर रखी है, और कल उन्होंने ही सजा मौतली का फैसला सुनाना है। सजा मौतली की सूरत में चेयरमैन पीटीआई को रिहाई भी मिल जाएगी या नहीं, बात करेंगे जियो न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद से। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने पहले ही खबर दी थी, हमारे प्रोग्राम में भी दी थी, टॉक शॉक में भी आपने बात की थी, और वो ये कि इमरान खान साहब को अगर रिलीफ मिल भी गया तोशाखाना केस में, सजा मुअत्तल हो भी गई, तो एक पूरा प्लान तैयार है उनकी गिरफ्तारियों के सिलसिले का, चाहे वो नैब का केस हो 190 मिलियन पाउंड का, या फिर साइफर का केस हो, 9 मई के वाक़यात के मामलात के हवाले से केसेस हों। क्या अभी भी ऐसा ही है कि कल उन्हें रिलीफ मिल गया तो उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी? क्या इतलात हैं आपके पास? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि इमरान खान साहब जो तोशाखाना केस में गिरफ़्तार किए गए थे और जेल भेजे गए थे, जब जेल में वो गए थे तो 15 अगस्त को FIA की टीम वारंट गिरफ्तारी लेके गई और उन्होंने 15 अगस्त को जेल में ही साइफर केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी थी। फिर बाद में जो FIA की टीम है उसने 2 दफ़ा कमोबेश उनसे पूछगिछ की, एक दफ़ा पहले भी पूछगिछ कर चुकी है FIA की टीम, और 16 अगस्त को अगले रोज़ इमरान खान साहब जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर चले गए। अभी अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि 30 अगस्त तक इमरान खान साहब जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं। तो इमरान खान साहब को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल भी जाता है तो वो रिलीज़ नहीं होंगे, 30 अगस्त तक वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है साइफर केस में। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाती है, कोई सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर लेती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही कहती है कि नहीं जी इनको रिहा किया जाए, जिसका इम्कान नहीं है, बहुत कम है, तो तब भी एक और केस है, वो है 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का केस, जो कि NCA के साथ पाकिस्तान का जो तावन था नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उसमें 1 मई का जो नोटिस था, वारंट गिरफ्तारी था, जो कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब के दस्तखत से जारी हुआ है, वो एज इट इज़ मौजूद है। आपको याद हो कि इसी वारंट की रोशनी में 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, और बाद में आपको पता है कि 11 मई को इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर छोड़ दिया गया, और अदालतों ने ये हुक्म दिया था कि ये इस तरह तस्वर हुआ जाए, ये गिरफ्तारी इस तरह तस्वर की जाए, ये मामला इस तरह तस्वर किया जाए जैसे हुआ ही नहीं था। तो वो गिरफ्तारी वाला जो पोर्शन है वो तो नहीं हुआ था, लेकिन जो 1 मई की वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं वो एज इट इज़ वो स्टैंड करते हैं। इमरान खान साहब, पहली बात तो यह है कि जुडिशल रिमांड के ऊपर है, वो रिहा नहीं होंगे, और अगर उनकी रिहाई के लिए फ़र्ज़ कर लें कोई मौजज़ा, कोई मिरेकल भी होता है, तो उसके जवाब में भी एक कमरा यहाँ पर तैयार किया गया है नैब रावलपिंडी के दफ्तर में, जहाँ पर साबिक प्राइम मिनिस्टर को किसी टाइम शिफ्ट कर दिया जाएगा जब उनकी जुडिशल जो रिमांड है वो पूरा होगा। ये अलग बात है शाहजेब कि जो लॉजिकल एंड है किसी केस का, अगर वो तेज़ी से हो रहा है तो वो साइफर केस है। साइफर केस इसलिए है, आपको पता है कि इसमें सुहेल महमूद जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा थे वो बयान दे चुके हैं, असद मजीद जो कि साबिक सफ़ीर थे पाकिस्तान के अमेरिका ने, जिन्होंने वो साइफर लिख के भेजा था और बाद में सेक्रेटरी खारजा बने, अभी रिसेंटली रिटायर हुए असद मजीद, उनका बयान हो चुका है। आज़म खान जो कि इनके फॉर्मर सेक्रेटरी थे, उनका 164 का बयान हो चुका है। असद उमर का बयान हो चुका है। फवाद चौधरी का बयान हो चुका है। और एक मरकज़ी मुलज़म वो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो FIA की कस्टडी में है। इमरान खान साहब पहले ही कस्टडी में है। तो जो लॉजिकल एंड जिस केस का
तेज़ी से होगा वो हम देखेंगे कि वो साइफर केस का होगा। जो NCA वाला केस है उसमें आपको पता है एक ताकतवर प्रॉपर्टी टाइकून भी उसमें मुलव्वस है, जिनका नाम मीडिया पे भी नहीं लिया जाता बहुत सारी वजूहात की बिना पर। मुझे पता है आप और मैं और हम सारे लोग तो लेते हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर उनका नाम नहीं लिया जाता बहुत सारी वजूहात पे। उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कि वो जो NCA वाला केस है वो शायद उतनी तेज़ी से आगे ना बढ़े। साइफर वाला आगे बढ़ेगा, लेकिन इमरान खान साहब वो रिहा शायद नहीं होंगे, इसी वजह से जो मैंने आपको बताई। वैसे फिर मुझे ये बताइएगा, आज आपकी एक और स्टोरी थी और वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है कि पीपल्स पार्टी के सिंध के साबिक सूबाई वजीर मुकेश चावला का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल, पीपल्स पार्टी के करीबी 60 से ज़ायद सरकारी अफसरान के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा मुकेश चावला के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है। नाम 1 अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर अब तक मुख्तलिफ मरहलों में कुछ 60 के करीब सरकारी अफसरान के शामिल किए गए हैं। क्या पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है? ये क्या हो रहा है? शाहजेब 4 अगस्त को इनका नाम मुकेश चावला का नाम स्टॉप लिस्ट पे डाला गया है। ये PNIL है, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। 28 दिन के लिए नाम डाला जाता है और उसके बाद में कुछ और नाम 60-61 के करीब लोगों के नाम डाले गए हैं। ये तमाम लोग वो हैं जो कि ज़्यादातर सरकारी अफसर हैं, जो कि सिंध हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे हैं और ये पीपल्स पार्टी के करीबी जाने जाते हैं। सिंध के अंदर एक टर्म यूज़ हो रही है सिस्टम, तो ये जो सिस्टम है इसके हवाले से इन लोगों के नाम डाले जा रहे हैं और ये शक जाहिर किया जा रहा है कि जो सिस्टम के जो टर्म इस्तेमाल होती है बेसिकली वो एक पूरा निज़ाम है जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाए जाते हैं, उस निज़ाम के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। सही या गलत एक अलग डिबेट है, ये क्यों हो रहा है अलग डिबेट है, लेकिन पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। आपको थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड 2 चीज़ों का बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये मुकेश चावला जो है इनका नाम आया था बुनियादी तौर पे एक अली मगसी हैं, उनको कुछ लोग नामालूम लोग अपेरेंटली उनको उठाकर ले गए थे। ये फूड कंट्रोलर रहे हैं सिंध के अंदर और आपको पता है मुकेश चावला खुद 15 साल सिंध की सूबाई काबीना के हिस्सा रहे हैं और बड़ी अहम वजारत जो है वो उसके सरबराह रहे हैं। ये टैक्स एक्साइज की जो वजारत है उसके वजीर रहे हैं। तो अली मगसी इनके करीबी जाने जाते थे, तो अली मगसी से बज़ाहिर पूछगिछ हुई है जो ज़ाहिर रिकॉर्ड के ऊपर तो नहीं उस तरह से अभी तक आई, और उसके बाद इनको गालिबन नैब ने भी बुलाया था और इनसे तफ्तीश हुई। और एक और वाक़या भी हुआ, आपको पता है कि एक AG मजीद साहब हैं जो कि साबिक सदर आसफ जरदारी के वो बड़े करीबी हैं। तो 10 अगस्त को साबिक सदर के ये जो करीबी दोस्त हैं ये बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे, जा रहे थे रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक, तो कराची एयरपोर्ट पे इनको रोक लिया गया। तो फिर वहाँ पे बड़ा शोर मचा और फिर जो पीपल्स पार्टी के जो टॉप ऑफिस बेरर्स हैं, जो इनकी लीडरशिप है, उन्होंने अपने ऑफिसेज यूज़ किए और इनको बाहर जाने की इजाज़त मिली, वक्ती रिलीफ मिला। तो पीपल्स पार्टी के करीबी जो लोग हैं उनमें अहम सरकारी अफसरान भी हैं, कुछ निजी शख्सियात भी हैं, उनको पॉइंट आउट कर लिया गया है। और मेरी इतलात के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद दिनों में नैब के अंदर कुछ इंक्वायरियाँ खोली गई हैं, उन इंक्वायरियों के सिलसिले में इन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा बारी बारी करके। बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद, इस वाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा इमरान खान ना सिर्फ मुल्क के शहरी हैं, क्रिकेट स्टार हैं, बल्कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और जो उनको सहूलियात दी जा रही हैं उस पर मुसलसल सवाल उठ रहा था। चीफ जस्टिस ने भी सवाल उठाया था और आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से रिपोर्ट जमा कराई गई है। क्या रिपोर्ट में लिखा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं और मुसलसल तनकीद हो रही थी कि जेल में उन्हें सही हालात में नहीं रखा गया है, मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी प्राइवेसी मुतासिर हो रही है, कैमरा लगाया गया है, उन्हें सहूलियात नहीं दी गई हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही है और जेल में चेयरमैन PTI को मैसर सहूलियात से मुतालिक चीफ जस्टिस उमर अता बदियार के हुक्म पर आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसका मतलब यह है कि चेयरमैन PTI को 9x11 के साइज़ के बैरक में रखा गया है, जिसका फर्श पक्का है, छत में पंखा लगा है और सेल में नया वाइट वॉश किया गया है। 8 अगस्त को सेल के वॉशरूम को 7x4 फीट तक तोसी दी गई, दीवार 5 फीट तक ऊंची की गई, इसे प्लास्टर किया गया और नया रंग किया गया है। चेयरमैन PTI को 13x44 के स्ट्रॉलिंग शेड में सुबह से शाम तक चहलकदमी की सहूलत हासिल है। बेहतर क्लास का कैदी होने पर बेड, मैट्रेस, एयर कूलर,
4 तकिए, जायनमाज और मेज़ कुर्सी की सहूलत भी दी गई है। इंग्लिश तर्जुमे के साथ 4 कुरान पाक और इस्लामी तारीख पर 25 किताबें फराहम की गई हैं। 21 इंच का टीवी और रोज़ाना अखबार फराहम किया जाता है। रोज़ाना बैरक और वॉशरूम की सफाई और कपड़ों की धुलाई के लिए 2 घंटे तक स्टाफ मुख्तस किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई के सेल में कोई कैमरा नहीं है। हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक के बाहर 2 और स्ट्रोलिंग शेड में 3 कैमरे लगाए गए हैं। कवायद के मुताबिक 2 से 3 बजे तक हर मंगल को फैमिली से हर जुमेरात को वुकला से मुलाकात की इजाज़त है। 7 से 23 अगस्त तक 3 बार अहलिया और 3 बार वुकला की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कराई गई है। चेयरमैन पीटीआई के लिए 3 शिफ्टों में 5 डॉक्टर्स की टीम काम करती है। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां और दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार देसी चिकन और हफ्ते में 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया गया है। खाना पकाने से लेकर फराहम करने तक के अमल की निगरानी की जाती है और खाना पहले मेडिकल ऑफिसर और फिर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट चेक करते हैं। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट ये कह रही है, लेकिन खुद चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी इस हवाले से एक मुख्तलिफ सूरत हाल बता रही है और सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सेहत से मुतालिक खदशात का इज़हार कर चुकी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते बुशरा बीबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए बयान हल्फी के मुताबिक गैर ज़रूरी ताख़ीर और मुश्किलात के बाद बुशरा बीबी को 22 अगस्त को अटक जेल में उनके शौहर से मुलाकात की इजाज़त दी गई। बुशरा बीबी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं कि मुलाकात के दौरान उन्होंने जो मुशाहिदा किया वो अदालत के नोटिस में लेकर आएँ। बुशरा बीबी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की सेहत काफ़ी गिर गई है। उन्हें देखकर लग रहा था कि उनका वजन कम हो चुका है, खासतौर पर उनके बाजुओं के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं और ऐसी हालत एक 70 साल के शख्स की ज़िंदगी के लिए संजीदा खतरा हो सकती है। बुशरा बीबी के मुताबिक उन्होंने जिन हालात का मुशाहिदा किया है उससे उन्हें यह खौफ है कि जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़िंदगी को संजीदा खतरात लाहक हैं, लिहाजा मुअज़्ज़िज़ अदालत इस मामले का सख्त नोटिस ले। अब देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट के बाद चीफ जस्टिस इस हवाले से क्या अहकाम जारी करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।